हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि अब छठ की समाप्ति हो चुकी है और जो भी सब्जेक्टिव अब हैं सब्जेक्टिव की दौर में चलते हैं। टोटल हमने कवर अभी तक जो है सो दीपावली और छठ के बीच में ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं और हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए, आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उन पर आज चर्चाएं होगी। आज अति लघु का 1 शॉट वीडियो बनेगा और अति लघु आज क्लियर होना है। 1 शॉट वीडियो में ही आज अति लघु को क्लियर करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेजनी कौन था, तो देखते हैं पहले फिगर इनका। मेजनी, ये मेजनी है। कौन है? मेजनी है। जो कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। मेजनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। मेजनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। मेजनी जो है इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है, यानी मेजनी को इटली में जो आंदोलन हुआ था उसका मसीहा कहा जाता है। किसे? तो मेजनी को कहा जाता है। क्लियर है? तीसरा है कि मेजनी का जन्म जो है 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। यानी मेजनी इटली का रहने वाला है। मेजनी जो है इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का इसे मसीहा भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? मेजनी का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मेजनी जो है राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि मेजनी जो है किस दल के सदस्य थे। कौन से दल के? तो गुप्त दल कौन सा? कार्बोनारी एक दल था जो गुप्त दल था और उन्हीं के वे क्या थे? एक सदस्य थे। क्लियर है? हमने 4 पॉइंट बताए इस क्वेश्चन में। पहला बताया कि मेजनी कहाँ का रहने वाला था? इटली, याद रखिए इटली का रहने वाला था। दूसरा पॉइंट है कि मेजनी जो है राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। कहाँ? तो इटली में जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन जो हुआ था उनका क्या बोला गया? मसीहा बोला गया। किसे? मेजनी को। अब मेजनी का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी को। और चौथा है कि मेजनी जो है राष्ट्रवादी गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? याद हो गया? तो ध्यान रखना है मेजनी का जन्म कब, ऐसे याद रखिए। मेजनी का जन्म कब हुआ? मेजनी का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ, है ना। 1805 में क्या हुआ? मेजनी का जन्म हुआ। जन्म जब ये एक सूक्ष्म कौन से गुप्त दल? कार्बोनारी। कौन से दल? तो कार्बोनारी। कार्बोनारी का वे क्या थे? सदस्य थे। दूसरा पॉइंट याद रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि इटली में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, इटली में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उनका क्या बोला गया? इन्हें मसीहा बोला गया। क्या बोला गया? इन्हें मसीहा बोला है। क्या याद हो गया ना? 4 पॉइंट याद हुआ ना? इटली का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में हुआ था। इटली में जो कार्बोनारी यानी जो मेजनी जो थे वह कार्बोनारी सदस्य। ये कार्बोनारी क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन था, है ना। गुप्त पुलिस संगठन था। उन्हीं का सदस्य था कौन? कार्बोनारी का सदस्य था कौन? तो मेजनी। मेजनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और मेजनी को इटली में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उनका क्या बोला गया? मसीहा बोला गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, इसी में 2-3 पॉइंट और हैं कि मेजनी जो है यंग इटली की स्थापना 1931 में किए थे। मेजनी जो है यंग इटली की स्थापना 1931 में किए थे। और एक और है यंग यूरोप, जस्ट 3 साल बाद यानी 1834 ईस्वी में जो है मेजनी जो है यंग यूरोप की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में और यंग इटली की स्थापना 1831 और यंग यूरोप की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में किए थे। अगला पॉइंट है कि मेजनी में जो है आदर्शवादी गुण अधिक था। आदर्शवादी गुण यानी आप में आइडियल का गुण यानी आदर्श का गुण सबसे ज़्यादा था। किसमें? मेजनी में। लेकिन इनमें व्यवहारिक गुण कम था। कहते हैं ना उनका व्यवहार बढ़िया नहीं है,
वो बर्ताव नहीं करते हैं बढ़िया से। मतलब इनमें आदर्शवादी गुण तो था, लेकिन उनमें व्यवहारिक गुण 9 के बराबर था। किसमें? मेजनी में। याद होगी आप सभी को? तो पॉइंट बताइए क्या क्या पॉइंट आया था। तो देखिएगा, मेजनी 1805 में जन्म हुआ। कहाँ? तो जेनेवा में जन्म हुआ था। मेजनी जो है गुप्त पुलिस संगठन कार्बोनारी का सदस्य रहा। मेजनी को इटली का मसीहा कहा गया। कौन? तो राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या बोला गया? मसीहा बोला गया। एक पॉइंट था कि यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने ही किया था। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। और देखेंगे यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834, यानी 1831 को यंग इटली और यंग यूरोप 1834 ईस्वी को। क्लियर है यहाँ तक? इनमें आदर्शवादी गुण बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें जो है व्यवहारिक गुण जो है 9 के बराबर था मेजनी में। क्लियर है? चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसमें क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या समस्या थी जर्मनी के एकीकरण होने में। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी जो है उस समय 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर कोई भी राज्य या देश है, अगर छोटा छोटा भाग बटा हुआ है तो आपको परेशानी तो होगी इकट्ठा करने में। सेम उसी प्रकार से गौर करिए, तो अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, यदि छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है तो कितना परेशानी होता है हल चलाने में या हल जोतने में या ट्रैक्टर चलाने में, है ना। तो सेम उसी प्रकार से जब जर्मनी का एकीकरण होने वाला था उस समय जर्मनी जो है 300 छोटे बड़े राज्यों में बटे हुए थे। दूसरा है, इस पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मतलब जो जर्मनी पे अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का चल रहा था उस समय। जर्मनी पे अधिकार जो है किसका था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अगला है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभाव था। यहाँ देखिए राष्ट्रवाद एक पॉइंट आ रहा है। राष्ट्रवाद यानी कोई भी देश में रहने वाले जो भी लोग हैं ना, अगर देश में रहने वाले कोई लोग हैं आपसी प्रेम बनाकर, एकता बनाकर एक साथ रहते हैं ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रवाद यदि पूछे किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि किसी भी देश में रहने वाले लोग के बीच यदि आपसी प्रेम, आपसी क्या होनी चाहिए? प्रेम होनी चाहिए, और प्रेम के साथ साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार, यानी उनके साथ आपसी भावना भी होनी चाहिए रहने सहने का, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए कह रहा है कि जर्मनी जो है उस समय कितने छोटे बड़े राज्यों में? 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा है, जर्मनी पर जो है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मतलब जर्मनी पर अधिकार कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया अधिकार कर रहा था। तीसरा है, जर्मनी में राष्ट्रवाद का भाव था। जर्मनी में लोगों के बीच ही खुद अपने अपने लोग ही मारपीट कर रहे थे, जिस कारण से वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का उदय ही नहीं हो रहा था। अगला है, उनके राज्यों में राजनीति, धार्मिक और सामाजिक में विषमता थी। राजनीति में विषमता थी क्योंकि छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे, वहाँ के सभी के सैनिक अलग अलग होंगे, नेता अलग अलग होंगे, तो वो जो है सो अपने राज्य को ही संभालते थे, वो एक साथ इकट्ठा नहीं देखना चाह रहे थे। करा वहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा नाम आया है, मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति थी। वहाँ पर जो है मेटरनिक जो है, जो ये शासक था वहाँ का, वो बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने आप जो है सो अपने आप को कानून ही मानता था मेटरनिक, है ना। क्लियर है? और यही है, देखिए कौन? तो मेटरनिक है ये। क्लियर है? यही है मेटरनिक का फिगर। देखिए यही थे मेटरनिक। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? यही है महाशय मेटरनिक, यही है महाशय मेटरनिक, जो आपको कहाँ? तो जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं बनी हुई थी। मेटरनिक कह रहा है मेटरनिक युग क्या है। देखिए जैसे हम लोग ने अध्याय 4 में भारत में राष्ट्रवाद पढ़े थे ना, कि गांधी युग कब से कब तक माना जाता है, तो उसी प्रकार मेटरनिक युग है।
यानी मेटरनिक का जो शासन काल होगा ना वही क्या कहलाता है, मेटरनिक युग कहलाता है। यानी मेटरनिक ने कब कहा है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कौन, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कब, 1815 ईस्वी में जो है वियना में जब नेपोलियन युग का अंत हो गया, मतलब जब वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था तो मेटरनिक का युग का वहीं से आरंभ हुआ। अब वियना कांग्रेस के होने से नेपोलियन का जो है युग समाप्त हो गया, नेपोलियन का युग समाप्त हो गया और मेटरनिक का युग आरंभ हो गया। कब, 1815 ईस्वी से। ध्यान रखिएगा, आगे कह रहा है कि 1848 ईस्वी तक चला, मतलब यह युग कब से कब तक चला, तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक चला और इसी युग को हम लोग मेटरनिक का युग कहते हैं। आगे कह रहा है कि इसी बीच में, इन्हीं समय के बीच में मेटरनिक ने जो ऑस्ट्रिया में शासन में जो अपनी अहम भूमिका निभाई, कहाँ, तो ऑस्ट्रिया के शासन में जो अहम भूमिका निभाए, कौन, मेटरनिक जी, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, मेटरनिक युग के नाम से भी जाना गया। तो याद रहेगा ना कि 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन हुआ। ध्यान रखिएगा कि 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा वियना सम्मेलन हुआ, जिसमें किसका अंत हो गया, तो अंत हो गया नेपोलियन का, नेपोलियन का अंत हो गया ना। और इसी बीच 1815 में आ गए कौन, मेटरनिक आ गए। और मेटरनिक 1815 ईस्वी से लेकर कब तक, 1848 ईस्वी तक, कहाँ, तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया में शासन किए और इसी युग को जो है, इसी अवधि को जो है मेटरनिक का युग कहा गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, कब से कब तक, तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के बीच में जो भी मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया में अपनी जो अहम भूमिका निभाई उसे ही क्या कहा गया, तो मेटरनिक का युग कहा गया। और ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछता है मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो 1815 से 1848 तक चला। एक क्वेश्चन और, किसके अंत होने से मेटरनिक का युग आरंभ हुआ, तो नेपोलियन के अंत होने से, नेपोलियन के अंत होने से मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। और पूछता है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक ही था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक ही था। तो मेटरनिक के बारे में बहुत सारे कथन जो आपको पूछे जाएंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। कह रहा है मेटरनिक, है ना, तो मेटरनिक जो है 1815 से लेकर 1848 तक क्या किया, शासन किया, किया ना शासन। उसके बाद यानी 1800 ये कहाँ का चांसलर रहा, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा। कहाँ का चांसलर रहा, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, चांसलर था। मेटरनिक जो है घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था। थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिए, आपको एग्जाम में कंसेप्ट याद होगा ना तो ऑटोमेटिक आप जो है उनको वर्णन कर सकते हैं। आप एक लाइन नहीं, आप हजारों लाइन लिख सकते हैं यदि आप थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा याद रखिएगा तो। मेटरनिक जब आए ऑस्ट्रिया में तो यहाँ पर यह भी पूछता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, राजधानी है वो राजधानी वियना है, वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिक की शुरुआत जो है कब से हुई, तो 1815 में इसकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और अंत कब हुई, तो अंत इसका जो है 1848 ईस्वी में अंत हुआ, है ना। मेटरनिक का युग का शुरुआत जो है किसके अंत होने से हुआ, तो नेपोलियन के अंत होने से हुआ, नेपोलियन के अंत होने से हुआ। क्लियर यहाँ तक। अब तो इसमें कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो बता दें आपको इस अध्याय में इतना ही टॉपिक को रखा गया है ना, इसमें इतना ही रखा गया है। अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, सेकेंड वीडियो में इनका जो है अगला पार्ट मिलेगा। धन्यवाद।